हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले 5 राजवंशों के बारे में हमने क्रम से पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद बाबर कुछ वर्षों तक यहाँ पर शासन करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इसके बाद हुमायूं यहाँ पर शासक बनता है दिल्ली का। हुमायूं की लड़ाई होती है शेरशाह सूरी के साथ, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है। और जो हुमायूं होता है इस लड़ाई में हार करके यहाँ से सिंध प्रांत की ओर भाग जाता है। इसके बाद शेरशाह सूरी दिल्ली में सूरवंश की स्थापना करता है, यानी एक अलग से वंश स्थापित करता है। इसमें कई सारे शासक आते हैं, 15 साल तक यहाँ पर सूरवंश स्थापित रहता है। आखिर में फिर से सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं और जो सूरवंश का अंतिम शासक था उसके बीच में। और इस तरह से फिर यहाँ पर हुमायूं आकर के दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है या दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से गिर करके इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर शासक बनता है हेमू। अभी यहाँ पर अकबर शासक नहीं बनता है। आज की क्लास में हमें अकबर को ही पढ़ना है, लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे कि अकबर को गद्दी उसके पिता के मृत्यु के बाद सीधे तौर पर नहीं मिली थी, आसानी से हासिल नहीं हुई थी। इसके लिए उसे बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े थे, बहुत सारा प्रयास करना पड़ा था। उसके बाद जा करके वह मुगल साम्राज्य का तीसरा जो शासक होता है, जो दिल्ली पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, वो बना था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अकबर जो था, अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे कैसे उसने शासन किया। आज की क्लास में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके शासन काल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से युद्ध उसने किए, कौन कौन से कार्य किए। और फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में और इसके प्रमुख कामों के बारे में कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अकबर जो था उसका शासन काल था 1556 से लेकर के 1605 तक। ये शासन काल याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। फिर इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम बाबर की तरह ही था, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का नाम था। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का नाम था। तो पूरा नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर इसके बाद इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। हमने देखा था 1540-41 में पराजित होकर हुमायूं इधर सिंध प्रांत की तरफ भाग जाता है और ये अपने निर्वासन के समय में इसी सिंध प्रांत में यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में रह रहा होता है। तो यहीं पर एक अमरकोट नाम की जगह होती है, वहां के राजा होते हैं वीरसाल। उन्हीं के घर में, उन्हीं के यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा। फिर इसके पिता हुमायूं हैं, जाहिर सी बात है। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, जब हमने हुमायूं पढ़ा था तो हमने देखा था कि अपने निर्वासन के समय में ही इन्होंने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर कुली की बेटी हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का ही पुत्र होता है अकबर, जो आगे चल करके दिल्ली साम्राज्य या मुगल साम्राज्य का बहुत योग्य और प्रतापी शासक बनता है। फिर देखिए, इनका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नाम की जगह पर। अब देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर जो हुमायूं था उसकी डेथ हो जाती है दीन पनाह पुस्तकालय से गिर करके। तो फिर इसका राज्याभिषेक पंजाब में क्यों किया गया था? तो जब हुमायूं की डेथ होती है यहाँ पर दिल्ली में, उस समय जो अकबर होता है यहाँ पंजाब के कलानौर नाम की जगह पर रह रहा होता है। ये मात्र 14 वर्ष का होता है। तो 14 वर्ष की आयु में जब इसे पता चलता है कि इसके पिता हुमायूं की डेथ हो गई है, ये यहाँ पर रह रहा था पंजाब के कलानौर नाम की जगह पर। जब इसको पता चलता है तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। हालांकि ये दिल्ली का सुल्तान नहीं बन पाता, उसके पहले ही हमने पढ़ा था
शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की थी, सूर वंश की, सूर वंश के एक राजा सुल्तान बना था सूर वंश का एक आदिल शाह, और आदिल शाह का सेनापति हेमू जो था वह दिल्ली में आक्रमण कर देता है। इसके पहले जब यहाँ पर हुमायूं की डेथ होती है तो हुमायूं के एक विश्वसनीय सूबेदार होते हैं जिनका नाम होता है तर्दी बेग। तर्दी बेग को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है, प्रतिनिधि के तौर पर इनको बैठा दिया जाता है कि जब तक अकबर पंजाब या कलनौर से वापस आकर के दिल्ली नहीं आ जाता है तब तक के लिए तर्दी बेग को दिल्ली की सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन ये यहाँ से आकर के दिल्ली पहुंच पाते उसके पहले ही हेमू जो आदिल शाह का सेनापति था, आदिल शाह पहले ही मारा जा चुका है। यहाँ पर बचा है हेमू। तो हेमू यहाँ जब भी इसे पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो गई है, ये आता है और तर्दी बेग के साथ युद्ध करता है और युद्ध में इसे पराजित कर देता है। तर्दी बेग भागते हुए पहुंचता है पंजाब और यहाँ पर अकबर और अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, इनसे बताता है कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया है हेमू के द्वारा जो आदिल शाह का सेनापति है और वो इतना योग्य है कि शायद हम उसे हरा नहीं पाएंगे। ये बात सुन के जो बैरम खां थे उनको गुस्सा आ जाता है कि एक तो ये वहां से पराजित होकर के भाग आया और दूसरा हमारा जो विरोधी है, हमारा जो विपक्षी है उसकी यहाँ पर तारीफ कर रहा है। तो बैरम खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, इसका गला काट दिया जाता है। इसके बाद ये तय करते हैं कि अब हमें वापस लौटना है दिल्ली और इसके लिए इन्हें युद्ध करना है। किससे? हेमू से। तो ये वापस लौटते हैं दिल्ली की ओर और यहाँ पर आपको याद रखना है कि हेमू मध्यकाल का यानी मेडाइवल हिस्ट्री में, पूरी मेडाइवल हिस्ट्री में सिर्फ एक हेमू था जो हिंदू शासक बना था दिल्ली का। इसके अलावा सब यहाँ पर मुस्लिम शासक हुए हैं। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाया था या बैठ पाया था। इसने इसी उपलक्ष्य पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने 14वें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी ये 14वां ऐसा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे पहले 13 राजा ऐसे रह चुके थे जिन्होंने ये सेम उपाधि धारण की थी। तो ये बात भी याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से घुमा फिरा कर किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये हेमू यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है और ये बाबर जो अकबर है और बैरम खां है ये अपनी सेना लेकर के निकलते हैं दिल्ली को जीतने के लिए, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। पानीपत नाम की एक यहाँ पर जगह होती है, यहाँ पानीपत नाम की जगह हरियाणा में है। इसके पहले भी जब बाबर को हमने पढ़ा था तो हमने देखा था पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो चुकी है। दूसरी लड़ाई यहाँ पर होती है पानीपत की हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है और इसमें हेमू पराजित हो जाता है, अकबर जीत जाता है। अकबर बैरम खां जो इनके संरक्षक थे उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ता है और यहाँ पर अकबर विजयी होता है और दिल्ली की सत्ता फिर से प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब ये दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेता है तो कुछ समय तक, क्योंकि इसकी आयु बहुत कम थी, ये मात्र 14 वर्ष का था जब राजा बना था, शासक बना था, तो कुछ समय तक ये बैरम खां के संरक्षण में ही काम करता रहता है। तो 1556 से लेकर के 1560 तक ये बैरम खां के संरक्षण में अपना जो राजा था बना रहता है और अपना राज्य संभालता रहता है। फिर 1560 में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है क्योंकि इसे लगता है कि बैरम खां शासन में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं और बहुत सारे इसके अधिकारी थे जो इनको इसके लिए भड़काते भी हैं कि जो बैरम खां है वो स्वयं को शासक साबित करने की चेष्टा कर रहा है या शासक साबित करने का काम कर रहा है। तो इनकी कहानी हम अभी आगे समझेंगे। फिर जब बैरम खां की हत्या हो जाती है उसके बाद यहाँ पर्दा या पेटीकोट शासन स्थापित होता है, यानी महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ता है शासन में और महिलाएं यहाँ पर शासन संभालने लग जाती हैं कुछ समय के लिए। 1560 से लेकर के 64 तक यहाँ पर महिलाओं का प्रभुत्व रहता है, महिलाएं शासन करती हैं। तो इस शासन काल को कहा जाता है पर्दा या पेटीकोट शासन। 1564 के बाद अकबर पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर
शासक बन जाता है दिल्ली का, और ये फिर अपने मर्जी के हिसाब से आगे शासन करता है बहुत लंबे समय तक, 1605 तक। ये सारी बातें देखिए, एक पुस्तक है, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा इसे लिखा गया है। ये बातें अकबरनामा नाम की बुक में, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, उसमें देखने के लिए मिलती है। अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला भाग है जिसमें अकबर के वंशजों के बारे में बताया गया है, यानी हुमायूं के बारे में, और जो बाबर था उसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरे भाग में अकबर के शासन काल के बारे में बताया गया है कि अकबर ने किस किस तरह से शासन किया। और अंतिम भाग में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसको कहा जाता है आईने अकबरी। अकबरनामा का तीसरा जो पार्ट है, 3 पार्ट में ये बुक लिखी गई है। तीसरा पार्ट जो है उसे कहा जाता है, थर्ड पार्ट को कहा जाता है आईने अकबरी, और इसमें इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये बात याद रखिएगा। वजीर या संरक्षक पूछा जाए तो बैरम खां है, हमने पहले ही देख लिया है, और इनको खान बाबा कह करके अकबर के द्वारा संबोधित किया जाता था, बुलाया जाता था। तो अब हम देखेंगे कि बैरम खां की मृत्यु कैसे होती है, कैसे पर्दा या पेटीकोट शासन यहाँ पर स्थापित होता है, और फिर कैसे इन सारी चुनौतियों से आगे निकल करके अकबर स्वयं को यहाँ पर स्वतंत्र करता है कि वह किस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक शासन आगे कर पाएगा। तो अब तक हमने देखा कि बैरम खां के संरक्षण में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीत करके अब अकबर दिल्ली का शासक बन चुका है, और यहाँ पर दिल्ली की गद्दी में बैठ चुका है अकबर। और अकबर आगे इसके बाद, पानीपत की लड़ाई के बाद, जब यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, तब भी वो अल्पायु होता है, 15 साल 16 साल उसकी उम्र होती है। इसके बाद ये जो बैरम खां होते हैं यानी खान बाबा होते हैं, उनके संरक्षण में ही यहाँ पर शासन करने लगता है, और कुछ समय बाद यहाँ पर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन स्थापित हो जाता है। और इसके बाद अकबर स्वतंत्र होता है, सभी प्रकार की बंधने जो होते हैं, सभी प्रकार के जो हस्तक्षेप होते हैं उसके साम्राज्य में, उसके शासन में, उनसे मुक्त होकर के फिर अकबर स्वतंत्रता पूर्वक अपना साम्राज्य या शासन आगे चलाने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि बैरम खां के संरक्षण से कैसे वो मुक्त होता है, फिर पर्दा या पेटीकोट शासन कैसे इसके साम्राज्य में हस्तक्षेप बन जाता है, और फिर कैसे इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अकबर एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित मजबूत शासन की स्थापना करता है और अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो जो बैरम खां थे, इनके संरक्षण थे यानी खान बाबा थे, कुछ समय बाद दिल्ली की सत्ता में स्थापित होने के कुछ समय बाद जो अकबर के सरदार थे और अकबर की धायमा थी माहम अनगा, उनके द्वारा और बहुत सारी महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर, यानी जो हरम दल होता है उसके द्वारा विशेष तौर पर अकबर को भड़काया जाता है कि बैरम खां स्वयं को शासक बनाने की या शासन में ज्यादा ही हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अकबर को भी समय के साथ ऐसा महसूस होता है कि वो अब बड़ा हो गया है, उसके हाथों में स्वतंत्रता पूर्वक सत्ता सौंप दी जानी चाहिए, उसे निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो इसके बाद उसने यानी अकबर ने बैरम खां को आदेश दिया कि आप दिल्ली छोड़ करके मक्का के लिए निकल जाइए। मक्का भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कहीं पड़ता होगा, तो आप मक्का चले जाइए और वहीं पर अपना बचा कुचा जीवन व्यतीत कीजिए, ऐसा कह दिया जाता है बैरम खां से। बैरम खां उस समय अभियान पर गया होता है और वो दिल्ली वापस नहीं लौटता, वहीं से वापस मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये मक्का जा रहा होता है तो उस समय मुगल सैनिक जो थे यानी अकबर के जो सैनिक थे उनके द्वारा इसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जो बैरम खां था उसके द्वारा विद्रोह करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर बैरम खां और अकबर की सेना के बीच में युद्ध होता है जिसे तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। तो तिलवाड़ा के युद्ध के बाद बैरम खां इसमें पराजित हो जाते हैं और मुगल सेना जो थी वो जीत जाती है, यानी अकबर जो था वो जीत जाता है। और फिर अकबर ने इनके सामने 3 प्रस्ताव रखे थे, क्योंकि बैरम खां का वो सम्मान करता था। बैरम खां के नेतृत्व में ही उसने अपना साम्राज्य कायम किया था, उसकी बहुत सहायता की थी बैरम खां ने, और बैरम खां ही उसका वजीर या प्रधानमंत्री और संरक्षक इसके पहले रहा था। तो इनके लिए 3 प्रस्ताव दिए जाते हैं कि या तो आप मक्का चले जाइए, या तो आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए हमारे, या तो आप सूबेदार बन जाइए किसी प्रांत के।
तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बैरम खां वजीर था, प्रधानमंत्री था और अकबर का संरक्षक था, तो इसलिए उसके सम्मान के खिलाफ था कि वो इनसे छोटे पदों को यानी प्रधानमंत्री से छोटे पदों को ग्रहण करे या वजीर से छोटे पदों को ग्रहण करे। तो ये मना कर देता है कि मुझे इनमें से कोई पद नहीं चाहिए और ये मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये यहाँ से मक्का जा रहा होता है तो गुजरात के पाटन नाम की एक जगह पर जो एक मुबारक खां था, अफगान शासक था, अफगान था मुबारक खां, इसके द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है गुजरात के पाटन नाम की जगह पर। जब अकबर को पता चलता है कि बैरम खां की हत्या कर दी गई है तो वो इनकी विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लेते हैं ताकि उनके ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए। और इसके अलावा इनके पुत्र अब्दुल रहीम को, जिन्हें बाद में इन्होंने खान खाना की उपाधि भी दी थी और इनको अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था, इनको इनके द्वारा शिक्षा दीक्षा दिलाई जाती है, इनका लालन पालन किया जाता है, फिर बाद में इनको अच्छे ऊंचे पद पर भी रखा जाता है। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल होते हैं, इन्हीं को खान खाना की उपाधि दी जाती है। तो इस तरह से अब तक जो ये बैरम खां थे इनका संरक्षण समाप्त हो चुका है और इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब शासन पर यहाँ पर हस्तक्षेप शुरू होगा महिलाओं का, यानी जो हरम दल था उसका, क्योंकि महिलाओं के ही भड़काने के बाद या महिलाओं के हस्तक्षेप के बाद ही बैरम खां की ये हालत हुई थी, इनको यहाँ से शासन से निकाला गया था और इनकी हत्या हुई थी। तो ये जो पर्दा या पेटीकोट शासन था इसके अंतर्गत कौन सी महिलाओं का हस्तक्षेप था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप था इनकी धाय माँ थी, यानी इनको पालने वाली माँ थी, उनका नाम था माहम अनगा इनका, और इनके पुत्र आधम खां का, इनकी पुत्री जीजी अनगा का और इनकी स्वयं की जो माँ थी उनका। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाओं का हस्तक्षेप होता है, सारे नियंत्रण शासन में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश इन महिलाओं के द्वारा की जाती है और अकबर यहाँ पर अपने आप को कमजोर महसूस करता है। फिर इसके बाद जो ये आधम खां था, आधम खां ने 1561 में मालवा का अभियान किया था, यानी इसे मालवा अभियान के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया था सेनापति बना करके। ये जा करके मालवा में बहुत सारी लूटपाट करता है, बहुत सारा धन एकत्रित करता है और उस समय नियम था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लूट की हिस्सा का कुछ जो भाग होता था, लूटपाट वाले धन का कुछ जो हिस्सा होता था वो सम्राट को यानी मुगल शासक को देना होता था, जो सुल्तान होता था उसे देना होता था। इसने देने से मना कर दिया, यानी जो आधम खां था उसने मना कर दिया कि हम अकबर को लूटपाट का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। अकबर इससे कहता है, उसके बाद आधम खां इसे मारने का प्रयास करता है, यानी अकबर को मारने का प्रयास करता है और इससे दुखी होकर के अकबर ने इसको सजा दी, मृत्युदंड देने के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1562 में, इसी दुख से माहम अनगा जो थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से फिर धीरे धीरे कम महिलाएं बसती हैं और इनका शासन में हस्तक्षेप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर यह जो अकबर होता है 1564 तक पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था अपने सारे निर्णय लेने के लिए। तो अब ये स्वयं शासन संभाल चुका है, स्वयं दिल्ली के जो भी फैसले होंगे वो लेगा और स्वयं ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने के योग्य अकबर बन चुका है। तो अकबर ने सबसे पहला अभियान मालवा का अभियान चलाया था आधम खां के नेतृत्व में 1561 में और आधम खां ने पराजित किया था बाज बहादुर को, जो मालवा के एक जगह के सूबेदार या राजा हुआ करते थे। तो बाज बहादुर को हरा करके आधम खां ने बहुत सारा धन प्राप्त किया, बहुत सारी लूटपाट की और इसके बाद हमें पता है, हम समझ चुके हैं, इसको मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद दूसरा जो अभियान चलाया गया था, चुनार का अभियान चलाया गया था 1561 में ही और आसफ खां इसके दूसरे सेनापति थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और आसफ खां इसमें विजयी हुए थे। यानी चुनार के किले में भी अब तक इनका शासन स्थापित हो चुका था। फिर इसके बाद इन्होंने गोंडवाना, यूपी की एक जगह हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की एक जगह होती थी, वहां पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। रानी दुर्गावती संरक्षिका थी वीर नारायण की,
यानी इनकी माँ थी या संरक्षिका थी वीर नारायण की। वीर नारायण 3-4 साल का एक युवक था। तो गोंडवाना का शासक उसे बनाया गया था, लेकिन उसकी कम उम्र होने के कारण उसकी संरक्षिका उसकी माँ बनी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बहुत बहादुर शासिका थी। ये जो अकबर था, इनके सेनापति के द्वारा इनको भड़काया जाता है कि हम गोंडवाना को, अगर गोंडवाना पर अभियान करें तो उसे विजित कर सकते हैं। दुर्गावती और अकबर के बीच में बहुत दिनों तक लड़ाई होती है और उसके बाद दुर्गावती इसमें पराजित हो जाती हैं। दुर्गावती अपने सेनापति से कहती है कि उसकी हत्या कर दे सेनापति, ताकि वो शहीद के रूप में जानी जाए। लेकिन उनका सेनापति जो होता है वो उनकी हत्या नहीं करता है। बाद में वो खुद आत्महत्या कर लेती हैं, अपने आप को खत्म कर लेती हैं। और इस तरह से गोंडवाना का जो किला होता है, गोंडवाना का जो क्षेत्र होता है रानी दुर्गावती का, उस पर भी अकबर का शासन हो जाता है। इसके बाद अकबर प्रमुख तौर पर चलाता है राजस्थान या राजपूतों के लिए अभियान, क्योंकि अकबर को पता था कि उसके जो वंशज थे और वो स्वयं भी बगैर राजपूतों से संबंध स्थापित किए या बगैर राजपूतों पर अभियान चलाए, यहाँ पर सबसे प्रतापी शासक नहीं बन सकता है और एक मजबूत शासन की स्थापना नहीं कर सकता है। तो वो यहाँ पर जो राजस्थान या राजपूतों वाला क्षेत्र था वहां पर अभियान चलाता है। इसके लिए उसने कई तरह की नीतियां अपनाई थी। या तो वो विवाह करता है या तो कहता है कि आप स्वयं की इच्छा से आत्मसमर्पण कर दीजिए, या फिर अगर वो दोनों तरीके से नहीं मानते हैं तो उनके साथ अकबर युद्ध करता है। तो किस तरह से इसने राजपूतों पर विजय की, राजपूतों से कैसे कैसे संबंध बनाए, ये सारी बातें अब आगे हमें पढ़नी है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर राजस्थान पर राजपूतों को कैसे इसने जीता, इसके बाद इधर गुजरात वाला रीजन कैसे जीता, इसके बाद इधर बंगाल बिहार में कैसे ये बढ़ा, और इसके जितने भी अभियान थे वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम कल की क्लास में इसका प्रशासनिक जो नीतियां थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम समझते हैं कि अकबर ने कौन कौन से अभियान चलाए थे। सबसे पहले उसने राजस्थान या राजपूतों को विजित करने के लिए जो अभियान चलाए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर गुजरात और उसके आगे बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में उसने जो भी अभियान चलाए थे उनको हम पढ़ेंगे। तो राजपूतों के साथ संबंध बनाने के लिए, राजपूतों को विजित करने के लिए उसने कई सारे ऑप्शन दिए थे। युद्ध एकमात्र उपाय नहीं था। उसने कहा था कि या तो कोई राजा स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, या तो हमारे साथ कोई संबंध स्थापित कर ले, या फिर अगर वो इन दोनों के लिए नहीं मानता है तो फिर इसके बाद युद्ध हमारे साथ कर सकता है। तो इसने 3 ऑप्शन रखे थे। उसमें सबसे पहले इसने आमेर, जो जयपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर आमेर या अजमेर में सबसे पहला अभियान चलाया था। यहाँ के राजा थे राजा बहारमल। ये कछवाहा वंश से संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई भी इन्हें कहा जाता है, इनके साथ अकबर का विवाह कर दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पुत्र भगवान दास को और एक इनका पोता था मान सिंह, इसको सेनापति के तौर पर इन दोनों को अकबर के सेना में भेज दिया था, अकबर के साथ भेज दिया था। तो इस तरह से इसने आमेर के साथ संबंध स्थापित करके उनको अपने अधीन कर लिया था। फिर इसके बाद मेवाड़ पे ये दूसरा अभियान चलाता है। आपको पता है मेवाड़ और चित्तौड़ में कंफ्यूज मत होइएगा, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। तो मेवाड़ पे ये दूसरा अभियान चलाता है और यहाँ पर तब शासक होते थे उदय सिंह। 1567 में ये यहाँ पर अभियान चलाता है। उदय सिंह यहाँ से भाग जाते हैं और फिर यहाँ पर इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में लूटपाट की जाती है और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया जाता है। फिर इसके बाद 1572 में उदय सिंह का पुत्र राणा प्रताप आते हैं और राणा प्रताप इनके साथ बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, बहुत बहादुरी के साथ संघर्ष करते हैं। आप सबने बचपन से इनकी कहानियां पढ़ी होंगी, तो आप भी जानते होंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इनके बीच में। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत बार आप सुन चुके होंगे और इस युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां इसके सेनापति थे और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खां इसके सेनापति थे। तो यहाँ देखिए मुस्लिम शासक जो था उसकी तरफ से सेनापति थे हिंदू मान सिंह, और यहाँ पर जो
हिंदू शासक थे उनकी तरफ से सेनापति थे मुस्लिम हकीम खां। तो जो भी लोग अभी के समय में इंसानों को हिंदू मुस्लिम कह के अपने स्वार्थ के लिए बांटने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अकबर है, उसका सेनापति मान सिंह है, और राणा प्रताप है, उसका सेनापति हकीम खां है। हालांकि इस युद्ध में, इस लड़ाई में, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत होती है, मान सिंह जीत जाता है। और इसके बाद राणा प्रताप को यहाँ से छोड़ करके दूर जाना पड़ता है। और इसके बाद कुछ समय बाद फिर से इनकी यहाँ पर सत्ता स्थापित हो जाती है। 1597 में राणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह यहाँ पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। और इस तरह से इस क्षेत्र को अकबर अपने जीते जी पूर्ण रूप से कभी भी विजित नहीं कर पाया था, जीत नहीं पाया था। फिर इसके बाद ये यहाँ पर अभियान चलते रहेंगे जहांगीर के समय तक, जहांगीर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद गुजरात के क्षेत्र में जो भी अभियान चलाए गए थे वो पढ़ना है। तो 1572 में अकबर स्वयं जाकर के गुजरात पर अभियान चलाता है, गुजरात के शासक को पराजित करता है, सूरत को जीत लेता है। यहाँ पर जब ये लौट रहा होता है तो फिर से अचानक वहां पर विद्रोह पैदा हो जाता है और 1573 में ये वापस लौटता है, वहां के विद्रोह को फिर से दबाता है। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कहाँ देखा था, तो गुजरात के अभियान में ही पहली बार इसने समुद्र को देखा था और यहीं पर ये पुर्तगालियों से पहली बार मिला था, उनको देखा था। फिर बिहार बंगाल के रीजन में चलाए जाते हैं जो अभियान 1574 से लेकर के 1576 तक। इनमें अकबर और मुनीम खां नाम के जो इनका सेनापति था, तो अकबर और मुनीम खां दोनों दाऊद खां पर अटैक करते हैं, अभियान चलाते हैं। दाऊद खां बिहार बंगाल वाले रीजन में अपने आप को फैला रहा था, अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहा था, विद्रोह करवा रहा था। तो यहाँ पर अकबर और मुनीम खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है और यहाँ पर इसके विद्रोह को दबा करके बिहार बंगाल पर भी कब्जा कर लिया जाता है। फिर इसके बाद उत्तर पश्चिम, ये सब कुछ आप मैप में विजुलाइज कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें आपको मैप में विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अच्छे तरीके से इसको याद रख पाएंगे। तो देखिए आप बड़ा बड़ा इस तरह से याद रखिए। ये जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन था, यहाँ पर काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार, इन सभी प्रांतों को भी अकबर के द्वारा जीत लिया गया था। इसके अलावा इधर हमने देखा बंगाल को जीत लिया, इधर राजस्थान का मेवाड़ बचा हुआ था, बाकी लगभग इसने जीत लिया था या संबंध बना लिया था। इधर गुजरात जीत लिया और इधर यूपी का गोंडवाना, और ये सारे रीजन इसके द्वारा पहले ही जीते जा चुके हैं। फिर ये दक्षिण भारत में भी अभियान चलाता है। दक्षिण भारत में पहले उड़ीसा नाम की जो जगह होती है वहां पर कब्जा करता है, उड़ीसा स्टेट में। उसके बाद ये खान देश वहीं पर है, तो यहाँ पर सबसे पहले कब्जा करता है। फिर इसके बाद अहमदनगर, जहाँ पर चांद बीबी शासिका हुआ करती थी, वहां पर अटैक करता है और अकबर यहाँ पर विजयी होता है। अहमदनगर को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इस पर भी इसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है या अटैक करके जीत लिया जाता है। फिर इसके बाद दौलताबाद पर ये कब्जा करता है और अंत में 1601 में इसके द्वारा अंतिम अभियान अपने जीवन काल में किया जाता है और इसे कहा जाता है असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ एक बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। यहाँ पर कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले की चाबियां भी सोने की बनी हुई थी। तो यहाँ से बहुत सारे लूटपाट, बहुत सारा धन अर्जित करता है अकबर और 1601 में इसको जीतने के बाद ये वापस लौट जाता है दिल्ली। ये इसका अंतिम अभियान था। इसके बाद इसने कोई भी अभियान नहीं किया और 1605 में, अक्टूबर 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। और फिर इसका मकबरा बनाया गया था आगरा के सिकंदरा नाम की जगह पर। आगरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है सिकंदरा, वहां पर इसने अपना मकबरा बनवाया था। इसने स्वयं ही अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मिश्रित रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो अगर सभी धर्मों का मिश्रण देखना हो तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अकबर ने अपने शासनकाल में इसे बनवाना शुरू किया था। हालांकि ये बन पाता उससे पहले ही इसकी डेथ हो जाती है, बाद में इसे पूर्ण करवाया जाता है। और यहाँ पर इस तरह से अकबर का साम्राज्य या अकबर का शासनकाल खत्म हो जाता है। अब इसका बेटा जहांगीर आएगा।